गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में लैक ओपेरॉन को देखा था एंड लैक ओपेरॉन हमारा जो है वह एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, यानी इंड्यूस होता है लैक्टोज के प्रेजेंस में। तो इंड्यूस बाय लैक्टोज इसलिए उसका नाम पड़ा है लैक ओपेरॉन। दैट मीन्स की इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ओके, अब लैक ओपेरॉन के बाद में ऐसे तो ओपेरॉन बहुत सारे हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, हिस्टिडीन ओपेरॉन है, और भी बहुत सारे ओपेरॉन है। ओपेरॉन का मतलब वह ग्रुप ऑफ जीन जो मिल करके एक पार्टिकुलर किसी भी एक पार्टिकुलर चीज का सिंथेसिस करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे, तो दैट इज द ओपेरॉन। अब आज हम लोग को देखना है थोड़ा सा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, तो आज हम लोग हेडिंग देंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, आज हमारा हेडिंग होगा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बेटा क्या कहेगा, देखिए ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज द रेप्रेसेबल ओपेरॉन सिस्टम। तो यह एक रिप्रेसेबल ओपेरॉन है। ओके, जैसे वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन था लैक ओपेरॉन, तो ये रिप्रेसेबल ओपेरॉन सिस्टम है। लैक ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत होती है, और वो एंजाइम 5 टाइप के अलग अलग जीन से सिंथेसाइज होते हैं। सबसे पहले बात तो ये समझिए, तो ये भी बैक्टीरिया के लिए है। तो कहते हैं इन बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन is synthesized by 3 enzyme, and these enzymes are synthesized या produced by synthesized by 5 स्ट्रक्चरल जीन। तो लैक ओपेरॉन को सिंथेसाइज करने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत होती है, और वो 3 एंजाइम जो है 5 अलग अलग टाइप के जीन से सिंथेसाइज होते हैं। ओके, और वो जो जीन है यानी वो स्ट्रक्चरल जीन में, जैसे आप देखो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए 3 एंजाइम्स की जरूरत थी, वहां पर लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जीन आया था। उसी तरह यहां पर स्ट्रक्चरल जीन में 5 टाइप्स के जीन होंगे, ट्रिप्टोफान ए बी सी डी और ई तक, ए बी सी डी और ई, यानी 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। बाकी ऑपरेटर और रेगुलेटर उसी तरह से जीन होंगे, और ऑपरेटर भी जीन होगा। अब कहते हैं कि जब ट्रिप्टोफान ऐड होता है तो वह क्या करता है, ओपेरॉन को रिप्रेस कर देता है, यानी कि ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस को रोक देगा। जैसा ही अगर वो आएगा तो वो क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस को रोक देता है। ओके, तो द एडिशन ऑफ ट्रिप्टोफैन stop the synthesis of, यानी जब ट्रिप्टोफान ऐड होगा तब स्टॉप द सिंथेसिस, ये जब ये आ जाएगा तब स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ दीज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है, ये 3 एंजाइम ट्रिप्टोफान के सिंथेसिस करने के लिए जो जरूरत है, तो जैसे ही ट्रिप्टोफान अगर उसको मिल गया तो फिर इसके सिंथेसिस को रोक देगा। तो स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ दीज एंजाइम। ओके, तो सिस्टम नोन एज दस सिस्टम known as repressible
ऑपेरॉन। इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहते हैं? रेप्रेसिबल ऑपेरॉन कहते हैं। देखो रेगुलेटर जो जीन इसका होता है, रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज, रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज, क्या सिंथेसिस करेगा? सिंथेसाइज इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड एपोरिप्रेसर, एपोरिप्रेसर, which cannot bind with operator gene, thus gene is switched on। यानी कि जो हम क्या उसमें बताए थे, अब इसमें देखिए जो रेगुलेटर जीन है, यानी ये देखिए, देखिए बेटा ये क्या है? रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन क्या बनाता है? तो रेगुलेटर जीन से सिंथेसाइज होगा क्या? तो रेगुलेटर जीन से सिंथेसाइज हुआ बेटा एपोरिप्रेसर, एपोरिप्रेसर। एपोरिप्रेसर क्या होता है? यह इनएक्टिव होता है, यानी एक्टिव नहीं है कि जाकर के ये बाइंड कर सके। किसके पास बाइंड कर सके? तो ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर जीन। तो ऑपरेटर जीन पे क्या हो गया? नॉट बाइंड। तो जिसकी वजह से ऑपरेटर जीन क्या हो जाएगा? स्विच्ड ऑन, ऑपरेटर जीन स्विच ऑन रह जाएगा। तो ये एक बात हम इन लोगों को समझने को मिली। रेगुलेटर जीन क्या बना रहा है? एपोरिप्रेसर। एपोरिप्रेसर का मतलब इनएक्टिव है, जो बाइंड नहीं करेगा ऑपरेटर जीन पे। जब ऑपरेटर जीन पे कोई चीज बाइंड नहीं किया, इसका मतलब स्विच ऑन होगा। यही चीज देख रहे थे हम लोग। अब यहां पर आइए, लेकिन जब ट्रिप्टोफान ओपन होगा, ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होगा, तो वो ट्रिप्टोफान एपोरिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही एपोरिप्रेसर के साथ वो बाइंड करेगा, यह एपोरिप्रेसर अब एक्टिव हो जाएगा, जिसका नाम होगा कोरिप्रेसर। ओके, तो व्हेन ट्रिप्टोफान added to bind with aporipressor, to bind with, when tryptophan added to bind with aporipressor called co-repressor, which is active and bind with, जो कि एक्टिव भी होगा और बाइंड करेगा किसके साथ? ऑपरेटर जीन। एक्टिव एंड बाइंड विथ ऑपरेटर जीन। अब वो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर देगा एंड ब्लॉक द RNA polymerase, block the RNA polymerase। आगे की बातों को ऊपर लिखता हूं मैं, एंड ब्लॉक दी RNA polymerase। अब RNA polymerase क्या हो गया? ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक दी RNA polymerase। इसके बाद इधर अब देखिए, तो जब RNA पॉलीमरेज हमारा ब्लॉक RNA पॉलीमरेज 10 ट्रांसक्रिप्शन
वुड नॉट अकर, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अब वुड नॉट अकर, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो अब इसी चीज को यहां पर हम बॉक्स में आपको बना के दिखा रहे हैं। यहां पर क्या था, रेगुलेटर जीन, ओके। उसी तरह यहां पर रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन से क्या बनेगा, एपो रिप्रेसर, ओके। ये हो गया एपो रिप्रेसर। और प्लस यहां पर और क्या है, प्लस ये आ गया ट्रिप्टोफैन। तो दोनों के मदद से क्या बन गया, इन दोनों के मदद से बना को रिप्रेसर। और को रिप्रेसर कहां बाइंड करेगा, तो ये हो गया बाइंड विथ ऑपरेटर जीन, किसके साथ, ऑपरेटर जीन। तो अब फाइनली ऑपरेटर जीन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ, ऑपरेटर जीन स्विच ऑफ हो गया। तो ये जो है इस तरह से ये दूसरा बॉक्स हो गया। तो आप यहां पर, वहां पर और यहां पर में क्या अंतर है, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन में, लैक्टोज के आने से ओपेरॉन ऑन हो रहा था, और जब लैक्टोज नहीं मिलता था तो ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाता था। जबकि यहां पर ट्रिप्टोफैन के आने से यह स्विच ऑफ हो रहा है, और जब ट्रिप्टोफैन नहीं है, यहां पर कोई ट्रिप्टोफैन नहीं है, सिर्फ एपो रिप्रेसर है, तो यह क्या हो रहा है, ऑपरेटर जीन स्विच ऑन है। यही अंतर है दोनों में, यानी एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन में। तो यहां पर को रिप्रेसर जो है वह एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और वहां पर लैक्टोज के मिलने से रिप्रेसर इनएक्टिव हो रहा था, लेकिन यहां पर ट्रिप्टोफैन के मिलने से वह एक्टिव हो रहा है, और जब तक ट्रिप्टोफैन नहीं मिलेगा वह इनएक्टिव रहेगा। यही डिफरेंस है ट्रिप्टोफैन में और इस ऑपेरॉन में, ओके। चलिए इसका एक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं हम लोग। यहां तक की बातें हो गई, तो चलिए फटाफट ये देखते हैं हम लोग ऑपेरॉन का, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का एक स्ट्रक्चर। यस, ये हो गया प्रमोटर, उसके बाद हो गया आई इनहिबिटर यानी आर, फिर यहां पे हो गया एक और पी, उसके बाद हो गया ऑपरेटर, और उसके बाद हो गया 1 2 3 4 एंड ये 5 जीन। कौन कौन, तो एक हो जाएगा ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, फिर ट्रिप्टोफैन सी एंड ट्रिप्टोफैन बी एंड ट्रिप्टोफैन ए। आपको बोले थे कि 5 जीन होंगे, तो दीज आर दी स्ट्रक्चरल जीन। यहां से ट्रिप्टोफैन ई से लेकर के और ये ट्रिप्टोफैन ए तक ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया बेटा, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, ओके। उसके बाद ओ मतलब ऑपरेटर जीन, ई मतलब प्रमोटर जीन, ओके। तो ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर, और ये रेगुलेटर जीन।
अब आप मान लिया सोच रहे हैं सर डबल पी क्यों दिखाते हैं, तो इस आई से जो रिप्रेसर बनना है यानी एमआरएनए बनना है, तो उसके लिए यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। प्रोमोटर हमेशा वह होता है जहां पर दिस इज द साइट ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब यहां इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है ये बन गया एमआरएनए, यहां पर बन गया एमआरएनए, कौन सा, रिप्रेसर एमआरएनए। इस रिप्रेसर एमआरएनए से यानी ये क्या बन गया, अब यहां पर ये बन गया रिप्रेसर बन गया। थोड़ा और इसको नीचे करता हूं मैं, और इससे अब ये क्या बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो बना ये हुआ एपो रिप्रेसर, जो कि कैसा है, तो यह इनएक्टिव है। तो ये एक्टिव कब होगा, तो एक्टिव होगा जब ये तीनों एंजाइम ये क्या करेंगे, ये बनाएगा पॉलीपेप्टाइड, ये हो गया बी और ए जीन, ठीक है। यानी पॉलीपेप्टाइड ई, पॉलीपेप्टाइड डी, पॉलीपेप्टाइड सी, पॉलीपेप्टाइड बी और पॉलीपेप्टाइड ए, इस तरह से बना। तो यहां पर पॉलीपेप्टाइड डी और पॉलीपेप्टाइड ई से जो होता है वह है एंजाइम 1, ये हो गया एंजाइम 1। पॉलीपेप्टाइड सी से क्या होगा, एंजाइम 2, और पॉलीपेप्टाइड बी और ए से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंजाइम 3। और ये तीनों एंजाइम मिलकर के फाइनली क्या बना के देते हैं, तो ये बना करके देंगे ट्रिप्टोफैन। क्या बन जाएगा इनसे, तो ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। तो जब ट्रिप्टोफैन तो इनएक्टिव कब होगा, ये एक्टिव कब हो जाएगा, जब इसको ये चीज मिलेगा, कौन, तो उधर से ट्रिप्टोफान अगर मिल गया तो ये ट्रिप्टोफैन और एपोरिप्रेसर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव रिप्रेसर। अब आप सोच रहे होंगे, तो यानी कि जब बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफैन बन गया, अब उसे ट्रिप्टोफैन की जरूरत नहीं है, तो उसका ट्रिप्टोफैन जो है वो आकर के एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके ऑपेरॉन को स्विच ऑफ कर देगा। जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ कर दिया। और स्विच ऑफ कैसे होगा, तो जैसे ही ट्रिप्टोफैन बन जाएगा तो वह ट्रिप्टोफैन आकर के इसको ब्लॉक कर देगा। और बनाया किस लिए था, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए बनाया था। यह ट्रिप्टोफैन जाकर के मेटाबॉलिज्म में काम करना चालू कर देगा। जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, अब उसे दोबारा जरूरत होगी कि फिर से ट्रिप्टोफैन बनाना है, फिर से ये क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए ये रहेगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ये जो बना था वो तो खर्च हो गया। जैसे आप समझो कि जैसे ही अपने पास पैसा आया काम करना बंद कर दिए, ठीक। और जब अब काम करना बंद करे, जो पैसा आया है वो खर्च होगा, पैसा खर्च हो गया मतलब दोबारा से काम करना चालू। उसी तरह ये स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। ट्रिप्टोफैन बना लेगा तो यही बनने के बाद ट्रिप्टोफैन इस ऑपेरॉन को स्विच ऑफ कर देगा। और जब वो ट्रिप्टोफैन खर्च हो जाएगा, अब नहीं रहा बचा सेल में, तो ट्रिप्टोफैन है ही नहीं कि एपो रिप्रेसर को क्या करे, बाइंड करके एक्टिव कर सके। तो यानी कि ऑपेरॉन चालू हो जाएगा, फिर से ट्रिप्टोफैन बनेगा। इसी मैकेनिज्म को कहते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज द रिप्रेसिवर ऑपेरॉन। ओके, यहां तक की बातें जो है वो आपको अब समझ में आ गई होगी कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूं। ओके, चलिए, तो ये हमारा पूरा हो गया।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होना है बेटा वह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस टॉपिक में कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत, बट कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। आप एनसीईआरटी को इस टॉपिक के लिए 2 से 3 बार जरूर फॉलो कर लीजिए। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फटाफट उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये भी मैं आपको यहां पर थोड़ा डिटेल बता देता हूं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी से ज्यादा इसमें से कुछ पूछता नहीं है, तो एनसीईआरटी को 1 to 2 टाइम्स उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, और उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बट यहां पर ऐसे मैं आपको पूरा दे ही रहा हूं, ठीक है। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी हमारे एक सेल में, कहने का मतलब अगर हम एक अपना हैप्लॉइड सेल लेते हैं तो आज हमें पता है कि हमारे हैप्लॉइड सेल में डीएनए का कंटेंट कितना है, तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये कैसे पता चला हमें? और हमारे इस इतने यानी 3 मिलियन का जो बेस पेयर का 3 बिलियन नाइट्रोजनस बेस का जो केमिकल कंपोजिशन है वह लगभग, उसमें बहुत सारे जीन होते हैं। तो वो सारे जीन हमें कैसे पता चला? यानी हमने अपने सेल का पूरा जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको डिकोड किया है। क्या हमारा डीएनए का क्या क्या सीक्वेंस है वो पूरे के पूरे पार्ट को डिकोड किया है। इसी प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट यूएसए में कब स्टार्ट हुआ? तो 1 अक्टूबर 1990 में, ओके। और इसमें बहुत सारे फिर कंट्री बाद में आकर के जुट गए, जैसे वेलकम ट्रस्ट, यूके का एक वेलकम ट्रस्ट है, वो आकर के इसका मेजर पार्टनर बना। देन आफ्टर चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ये सब आकर के इसमें पार्टिसिपेट किए, ओके। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ? तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नवंबर 2003 यानी नवंबर 2003 में। तो यानी कि ये स्टार्ट कब हुआ? तो सबसे पहले ये इसको यूएस के 2 ट्रस्ट थे यानी 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को क्या किया? स्टार्ट किया था, जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। तो इन 1990 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ embarked coordinated on a project called ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी शॉर्ट में उसी को बोलते हैं। वेलकम ट्रस्ट कहां का? ऑफ यूके वाज मेजर पार्टनर टू ज्वाइन, एंड साथ ही साथ फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान ऑल्सो ज्वाइन। ये सब कंट्री भी जो है इसको ज्वाइन किए, इस प्रोजेक्ट को, एचजीपी को, ओके। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, क्यों? तो एचजीपी इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट ड्यू टू, क्यों ऐसा कहते हैं इसको एक मेगा प्रोजेक्ट हम लोग कहते हैं? और ओके पहले एंड कंप्लीट कब हुआ ये प्रोजेक्ट? एचजीपी वॉज completed in
नवंबर 2003 और तब HGP कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। क्यों? ड्यू टू, इसको मेगा प्रोजेक्ट हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो खर्च आया वह $9 बिलियन का खर्च था। द एस्टिमेटेड खर्च यानी एस्टिमेटेड जो इसका पूरा खोजने में इसका जो खर्च हुआ वह लगभग $9 बिलियन का, कितना? $9 बिलियन, जिसमें एक नाइट्रोजिनस बेस को सीक्वेंस को खोजने में लगभग $3 खर्च पड़ा था। अब सोच लो कितना था। टोटल सीक्वेंस कितना है? 3.3 इंटू यानी 3 बिलियन हमारा सीक्वेंस है और उसके लिए 9 बिलियन पड़ा था, यानी लगभग आप कह सकते हैं क्या हो गया, लगभग $3 अमेरिकी का जो है वो खर्च आया था उस समय 2003 में। और ये पूरा कितना हुआ था? लगभग 13 ईयर में, 13 ईयर लग गया था। 1990 से चालू हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, तो लगभग कितना हो गया? अबाउट 13 ईयर जो है इसमें लग गए पूरा का पूरा काम होने में। अब इसकी जो खर्च है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्यों ऐसा? तो इसको क्यों हम लोग मेगा प्रोजेक्ट कराएं? तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था? अबाउट 9 बिलियन, दैट इज कितना? 1 बेस पेयर इक्वल टू $3। यूएस डॉलर में ये भी है कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट अबाउट $9 बिलियन, दैट इज 1 बेस पेयर $3 पड़ा था इसका एस्टिमेटेड खर्च। साथ ही साथ यह एक, यानी इसमें जो है लगभग इतने ज्यादा क्या कहते हैं, ये बेस पेयर है, ये आइडेंटिफाई हुआ। 3 into 10 to the power 9 बेसेस, यानी इतने ज्यादा जो है वह आइडेंटिफाई हुए। किसमें? 9 बेस पेयर आइडेंटिफाइड हुए, 9 बेस पेयर आइडेंटिफाइड, इतना ज्यादा इसमें आइडेंटिफाई हुआ। इसमें बहुत ज्यादा साइंटिस्ट एंड लैबोरेटरिकल स्टाफ की जरूरत पड़ी। एक तो इतना बड़ा चीज आइडेंटिफाई हुआ, साथ ही साथ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड लैबोरेटरी स्टाफ की जरूरत पड़ी। रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड लैबोरेटरी स्टाफ। ठीक, लेबोरेटरी स्टाफ के साथ साथ इतना ज्यादा इसके में ये सारे इतने सारे स्टाफ है, ये सारी चीजों की जरूरत, कोई अगर साइंटिस्ट है तो उसके साथ साथ उनके हेल्पर भी चाहिए। अब देखो इतना बड़ा डेटाबेस था इसका कि डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, जो एक सेल का हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस का डेटाबेस है, उसके लिए फॉर स्टोरेज 300 बुक फॉर स्टोरेज बुक रिक्वायर। ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए 3300 बुक की जरूरत पड़ी। वो भी कब? जब इफ ईच बुक हैज 1000 पेज and each page typed 1000 लेटर्स। अगर एक पेज में 1000 लेटर है तो वैसे वैसे 1000 पेज का एक बुक बनेगा, और वैसे वैसे 3300 बुक की जरूरत पड़ी इसके पूरे डेटाबेस को, यानी जो इंफॉर्मेशन मिला सीक्वेंसिंग का, उसको स्टोर करने के लिए।
तो फॉर स्टोरेज यानी इसको स्टोर करने के लिए इतने की जरूरत पड़ी, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता, तो इस वजह से जो कंप्यूटेड यानी कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर किया जाने लगा उसके वजह से थोड़ा सा ये इजियर हो गया, बट इट इज एडवांस कंप्यूटेड यानी जो एडवांस यानी जो मॉडर्न कंप्यूटर, ये जो हमारा था हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेज, कंप्यूटेशनल हाई ये एडवांस कंप्यूटेशनल डिवाइसेज जो क्या किया, इस चीज को, ये स्टोरेज को इजी कर दिया। जो पेज में हम लोग इतना बुक लगता, अब किसी चीज को सर्च करने के लिए 3300 बुक को खोजना पड़ता, लेकिन कंप्यूटर में स्टोर हो गया तो आसानी से उस चीज को सर्च कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो एडवांस कंप्यूटेशनल जो हमारा डिवाइसेस था वो इजियर टू द सेम, इजियर टू दी, उसको क्या किया, इजियर बना दिया। ओके, साथ ही साथ जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस, तो ये सब जो काम है वो क्या है, बायोलॉजी का इंफॉर्मेशन किसमें, इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया, तो उसी को कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक कोर्स होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री होता है, उसी तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स होता है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी या यूएसए वगैरह में बहुत ज्यादा स्कोप है उसका, इंडिया में है बट बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे बैंगलोर वगैरह में जीनोटिपिक इंडिया, ये सब जो इंस्टीट्यूट है, आई हैव वर्क इन जीनोटिपिक इंडिया, ठीक है, 2 ईयर बैंगलोर में, तो वहां पर हम लोग डीएनए की सीक्वेंसिंग का ही काम करते थे। ओके, जो साइंटिस्ट लोग या प्रोफेसर लोग किसी भी प्लांट का या किसी भी सेल का सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, सैंगर मेथड होता है, वो सब बहुत सारे अलग अलग चीज है, ठीक है। तो वो उसकी कंपनी, तो वैसे वैसे बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। जैसे भारत बायोटेक अभी आप जो देख रहे हैं कि वो कोरोना वायरस का ये करने वाला है, तो वो भी क्या करते हैं, वैसी एक कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है भारत बायोटेक। तो वैसे पॉल है, पॉल करके इंटरनेशनल एक कंपनी है, वहां भी ये सारा काम होता है। तो ऐसे ऐसे जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाते हैं। ओके, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो चूंकि इस पीरियड में बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वह डेवलप हो चुका था। ओके, अब ये तो जो बात हुई, तो इसका गोल क्या है, ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब जो हम लोग किए एचजीपी करने के पीछे गोल क्या है, यानी क्या उद्देश्य है, किस वजह से, तो अब देंगे हम लोग हेडिंग गोल ऑफ एचजीपी। हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, गोल ऑफ एचजीपी। गोल ऑफ एचजीपी, देखिए एचजीपी करने से हमें क्या क्या फायदा मिला, कि हमारे एक सेल में लगभग 20 से 25 हजार जीन होते हैं, जबकि पहले हमारा कंसेप्ट क्या था कि लगभग 80,000 तक जीन होंगे हमारे एक सेल में। वो कंसेप्ट कंप्लीट खत्म हो गया, क्योंकि हमने एक्चुअल इसके बारे में जान गए हम कि हमारे सेल में अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। हमारे सेल के डीएनए में लगभग क्या है, तो 20 to 25,000 क्या है, ये है जीन है, ठीक है।
अब उसके बाद 3 बिलियन केमिकल बेसेस that make up ह्यूमन डीएनए। यानी ह्यूमन डीएनए को कौन बना रहा है? तो 3 बिलियन केमिकल बेसेस, जो नाइट्रोजिनस बेस है वही 3 बिलियन केमिकल बेसेस वो क्या बना रहा है? वो हमारा डीएनए को बना रहा है। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर है किसमें? डेटाबेस में स्टोर है। तो ये 3 बिलियन जो है वो क्या है? एक डेटाबेस है हमारा। ठीक है, तो टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर में हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से स्टोर कर लिया, तो वो क्या हुआ? वो डेटाबेस हमारा क्या हुआ? स्टोर हो गया है। तो टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, एचजीपी करने से क्या हो गया? ये जो इंफॉर्मेशन था वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो जिसकी वजह से कब जरूरत पड़ेगी हम उसको खोल करके कुछ भी करना है उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ टू इंप्रूव, ये जो एचजीपी किया तो उसे हमारा एनालिसिस करने में आसानी हो गई। ओके, टू इंप्रूव टूल्स ऑफ डेटा एनालिसिस। तो जो डेटा हमारा एनालिसिस है उससे इंप्रूव होने में मदद मिल गया। ओके, और साथ ही साथ अब जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन, मान लो कि अभी जैसे वैक्सीन पे बहुत काम हो रहा है, कोविड के वैक्सीन पे, तो वायरस का जीनोमिक कंटेंट क्या है वो अगर पता कर लिए हम, और हमारे सेल का जीनोमिक कंटेंट क्या है, दोनों के जीनोमिक कंटेंट किस वजह से काम कर रहे हैं, ह्यूमन जीनोम तो पहले से पता है, पूरा का पूरा सीक्वेंस कर लिया गया है। तो वायरस का जीन आकर के कैसे अलाइन करेगा, अगर वो आरएनए वायरस में, तो कैसे, कौन सा सीक्वेंस का डीएनए बनाएगा, उससे कैसे अलाइनमेंट होगी, ये समझने में हमें काफी। तो ऐसे से कोई भी नए डिजीज या कोई भी नए चीज का अगर इंप्रूवमेंट करना है तो उसमें हमें वैक्सीन में या ड्रग में हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं फॉर द अदर एनालिसिस के लिए। ओके, तो ट्रांसफर रिलेटेड ये जो टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, ये जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अनदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्री। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम अभी सब लोग जान गए होंगे, जो पुणे में है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो वैक्सीन बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में। तो वैक्सीन बनाने के लिए वो रिसर्च का काम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो। तो वो बना कैसे रहा है, वहां भी साइंटिस्ट हैं, वहां भी बहुत एजुकेटेड एक से एक लोग हैं। तो उनको वो इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो कहां से मिला? वो खुद तो रिसर्च नहीं किया है, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन कहां से? तो जो रिसर्च करने वाले हैं, जो रिसर्च करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए, वो उसको देते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरह का बनाना है। उसके पास भी वो इंफॉर्मेशन है, उसके मदद से वो जैसा वैक्सीन चाहिए वैसा वैक्सीन वो बना के रेडी करता है। तो वर्ल्ड का 60% वैक्सीन पूरे वर्ल्ड का लगभग इंडिया अकेले बनाता है, और जिसमें बड़ा रोल जो है वो कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्ले करता है। ओके, तो ये चूंकि बायोलॉजी के फील्ड का चीज है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिए। ओके, उसके बाद देखिए एक है इल्सी। इल्सी का मतलब यहां पर ये इंफॉर्मेशन, यानी जो भी ये जो इससे रिलेटेड जो हमारा इथिकल या लीगल या सोशल इशू है उसको सॉल्व करने में मदद मिलता है। टू सॉल्व, इल्सी का फुल फॉर्म होता है टू सॉल्व एनी
इथिकल, लीगल, सोशल इशू यानी इल्सी। इल्सी को सॉल्व करने में मदद मिलता है। अब ये वैक्सीन लीगली सही है कि नहीं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर दे पाएगा? तो पहले उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको भी जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा। कोई चीज गलत है कि सही है कब हम एनालाइज कर सकते हैं? जब उसके बारे में हमारे पास जानकारी हो। तो वो जानकारी कैसे? तो यही चीज है कि ये चीज इथिकल है कि नहीं है, यानी वो जो वैक्सीन है वो हमारे लिए इथिकल है कि क्या है, ये प्रूव कैसे हो पाएगा? तो जितने भी इथिकल इशू, लीगल या सोशल इशू हैं, उसको भी सॉल्व करता है कौन? एचजीपी। एचजीपी जो है उसको भी सॉल्व कर देगा। ओके, अब देखो कि सीक्वेंसिंग जो हमारा काम है, तो सिर्फ सीक्वेंसिंग जो है हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन जीनोम पे किया है। सीक्वेंसिंग जो है हम लोगों ने कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसका भी हम लोगों ने किया है। उसे हम लोग यानी सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसपे हम लोगों ने सीक्वेंसिंग का काम किया है? तो जैसे एस्चेरिचिया कोलाई है, फिर आपका सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, फिर आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ओके, ओरिजा सटाइवा है। इन सारे प्लांट या ऑर्गेनिज्म का भी हम लोगों ने पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग कर लिया है। तो वही जो है वह है सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। यानी ये सब ऑर्गेनिज्म का भी हम लोगों ने, तो ये नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंसिंग है। तो ये है नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी जो ह्यूमन नहीं है लेकिन ऑर्गेनिज्म है, उनका सीक्वेंसिंग हम लोगों ने इसका किया है। ठीक है, और ये फायदा क्या देता है? which can lead to help understanding of natural रोल एंड स्ट्रक्चर। उनका नेचुरल रोल क्या है ये समझने में हमें इससे क्या होती है? तो हमें इस नेचुरल कैपेबिलिटी अगर कहना है तो नेचुरल कैपेबिलिटी कह सकते हैं आसानी से, ये समझने में मदद मिलती है। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? मॉडल ऑर्गेनिज्म, उसका नाम देखिए, तो वो मॉडल ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो एक तरफ हो गया ऑर्गेनिज्म, जीन, नंबर ऑफ जीन कितना है, एंड कितना बेस पेयर का उसमें न्यूक्लियोटाइड है। ओके, तो नंबर ऑफ ये बेस पेयर और नंबर ऑफ जीन, ये चीज देख लिए। ठीक, अब आइए देखते हैं ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन से हैं। तो जैसे सबसे पहले इकोलाई, क्या बोले थे हम? इकोलाई। इकोलाई में लगभग कितने जीन है? तो इकोलाई में लगभग 4000 जीन है। और कितना बेस पेयर है इसमें? तो इसमें लगभग 4.7 मिलियन नंबर ऑफ बेस पेयर कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ बेस पेयर, तो 4.7 मिलियन। उसके बाद सेकेंड देखिए सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में जो है वो लगभग 6000 इसमें बेस जीन है। कितना? 6000।
और कितना है इसका 6000 बेस पेयर है, और साथ ही साथ इसमें 12 मिलियन क्या है इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर है। अब सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के बाद में एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो वो है सीनोर, COENORH, COENORH, सीनोर हैवडाइटाइज, सीनोर हैव DITISE, सीनोर हैवडाइटाइज, ठीक है। एलिगेंस, सीनोर हैवडाइटाइज एलिगेंस, सीनोर हैवडाइटाइज एलिगेंस, इसमें लगभग 18,000 क्या है जीन है, और यह 97 मिलियन इसमें जीन होता है। फिर है आपका ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसमें ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में वह है 180 मिलियन इसका, और 13,000 जीन होगा। हाँ, लगभग 13,000 जीन है और 180 मिलियन इसमें बेस पेयर है। थोड़ा सा इसको और मिटा लूं। उसके बाद में आइए, उसके बाद में है अरबडोप्सिस, अरबडोप्सिस, ठीक है। अरबडोप्सिस में भी जो अरबडोप्सिस में 25,000 जो है वह जीन होते हैं, 25,000 जीन और 130 मिलियन इस, तो ये हो गया इसका 130 मिलियन। उसके बाद है ओरिजा सटाइवा, ओरिजा सटाइवा मतलब राइस प्लांट। ओके, राइस प्लांट में हमारे सेल से ज्यादा जीन होता है, यानी कितना, लगभग 32,000 टू 50,000 जीन होते हैं इसमें। ओके, और इसका ये 430 मिलियन इसमें बेस पेयर होता है। बेस पेयर में हमसे कम है, ठीक है, हमारा बिलियन में है 3 बिलियन, और इसका 430 है। ओके, नहीं बिलियन में भी है, मिलियन में ज्यादा, मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो शायद ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये 6 प्लांट, ये ऑर्गेनिज्म का आपको थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि आपसे 6-7 ऑर्गेनिज्म का नाम दे करके और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है वह 2003 के या 2002 के मॉडल ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंसिंग का पार्ट नहीं है। तो जब आप ये 6 का नाम जानेंगे तभी उसमें से एक्सक्लूडेड पार्ट को समझ पाएंगे। ओके, तो ये नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। तो ये पार्ट हो गया। अब उसके बाद में आइए, इसके बाद में हम लोग देखेंगे मेथोडोलॉजी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ मेथोडोलॉजी का यूज किया गया, जिसमें से बैक यैक ये सब क्या क्या है वो सब थोड़ा सा पार्ट को हम लोग देखेंगे। ओके, तो वो पार्ट जो है, तो यानी अब आप लोग हेडिंग देंगे मेथोडोलॉजी। एक्सजीपी को पूरा करने के लिए 2 मेथोडोलॉजी का यूज किया गया। क्या क्या मेथोडोलॉजी था, ठीक है। तो इसके लिए 2 मेजर अप्रोच हुए थे, ठीक है। एक है एक्सप्रेस सीक्वेंस, तो यहां पर लिख देंगे टू मेजर अप्रोच, 2 मेजर अप्रोच हुए थे, ठीक है। एक था सीक्वेंसिंग का पार्ट, एक पार्ट क्या था, तो एक एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग और दूसरा सीक्वेंस एनाटोनेशन। 2 पार्ट, हाँ उधर लिख दिया मैंने 2 मेजर अप्रोच। तो 2 मेजर अप्रोच हुआ, एक है एक्सप्रेस सीक्वेंस, वन इज एक्सप्रेस
एक्सप्रेस सीक्वेंस। एक्सप्रेस सीक्वेंस में यहीं पे इसको लिख के खत्म कर लेते हैं हम लोग। एक्सप्रेस सीक्वेंस का मतलब कि जो डीएनए का पूरा सीक्वेंसिंग, यानी उसका बेस के फॉर्म में जो सीक्वेंसिंग निकाले हैं क्या, तो ए जी सी टी टी जो भी सीक्वेंस है, तो इस तरह का जो सीक्वेंसिंग पूरा इंफॉर्मेशन है उसको जो हम लोगों ने निकाला है उसको कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाई ऑल जीन, तो आइडेंटिफाई all gene which are expressed as RNA। तो यानी जो जीन होगा तो वो आरएनए बनाएगा, तो वो सीक्वेंस यानी कि जो भी फॉर्म में जो सीक्वेंसिंग होगा उससे कौन कौन से आरएनए बन रहे हैं वो पूरा का पूरा, तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्सप्रेस सीक्वेंस। ओके, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट था तो वो है सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरा पार्ट सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब कि यानी पूरा कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, डीएनए में मैक्सिमम हमारा पार्ट जो है वो ओनली 2% डीएनए कोड फॉर द एमआरएनए, बाकी लगभग 97 से 98% डीएनए का पार्ट जो है नॉन कोडिंग पार्ट है। तो सीक्वेंस एनोटेशन में पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस यानी कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों पार्ट के जो सीक्वेंस को हम लोगों ने निकाला वही है हमारा सीक्वेंस एनोटेशन। यानी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो सीक्वेंस कोडिंग पार्ट है उसको निकालेंगे, नहीं, सीक्वेंसिंग हमने कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों पार्ट का किया था। तो सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, तो किसका, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस सारे पार्ट का हम लोगों ने किया। ये काम किया कैसे हम लोगों ने, तो सबसे पहले डीएनए क्या है, तो लंबा सा पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर है, तो उस बड़े लॉन्ग पॉलीमर फॉर्म के डीएनए को पहले स्मॉल पीस में हम लोगों ने बांट दिया। कैसे बांटे, बायोटेक्नोलॉजी में आपको पूरा का पूरा पार्ट आएगा ये कैसे बांटे, यानी कि वहां पर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज पार्ट का यूज किए, एंजाइम का, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, आपको बायोटेक में पूरा होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एंजाइम की मदद से वो बड़ा सा लंबा सा जो डीएनए का चेन है, उस बड़े लंबे डीएनए के चेन को छोटे छोटे पार्ट में पहले बांट दिए और बांट करके उसको सुटेबल होस्ट के अंदर डाल दिए। जैसे बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरिया को यूज किए तो वो सुटेबल होस्ट, जब उसके अंदर हमारा डीएनए गया यानी जीन गया है, तो उस होस्ट का नाम है जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यैक, उसको बैक और यैक बोलते हैं, यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियली वैसा तैयार किए हैं, उसके अंदर हम अपना जीन को डाल दिए हैं और उसका जीन और हमारा जीन दोनों मिक्स हो गया है, तो उसी को कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक एक ये सब कैसे तैयार होता है, क्या होता है सुटेबल होस्ट, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, डोंट वरी, ठीक है। तो वहां पर आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा बेटा, बट अभी थोड़ा सा सिर्फ समझने का काम करेंगे, ठीक है। तो टोटल डीएनए फ्रॉम सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू, टोटल डीएनए इज आइसोलेटेड, यानी उसको निकालेंगे सेल से, आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉल पीस। स्मॉल पीस में क्या कर देंगे हम उसको, तो स्मॉल पीस में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। एंड क्लोन इन सुटेबल यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, और जब उसको हम लोग ये पीस में किए, अब उसको क्या करेंगे, पहले तो बड़े वाले पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में कर दिए, और ये बैक्टीरिया है, तो पहले समझ लो कि इतना बड़ा डीएनए था, तो इस डीएनए को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग क्या करेंगे,
डीएनए को बीच से बांट दिया और 2 बैक्टीरिया ले लिया, एक डीएनए इसमें चला गया तो दूसरा इसमें चला गया, आसान हो गया। नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ा देंगे, तो बैक्टीरिया की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, उसको हम लोग कल्चर करके बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से एक बड़े से डीएनए को पहले छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर लिया और देन ट्रांसफर इनटू सुटेबल होस्ट एंड ट्रांसफर इनटू सुटेबल होस्ट टू क्लोन इन ए वेक्टर, ट्रांसफर करके और उसको हम लोग क्लोन करेंगे। ठीक है, अब देखो जो क्लोनिंग रिजल्ट है तो वो क्लोन जो होगा, यानी अब हमारा समझिए क्या हम बताना चाह रहे हैं बेटा। पहले देखो, ये हमारा बैक्टीरिया है, ओके सॉरी थोड़ा सा ये समझ लीजिए आप, ये बैक्टीरिया है। ओके, हम जानते हैं बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, बैक्टीरियल डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है, बट बैक्टीरियल डीएनए के अलावा साथ प्लाज्मिड भी होता है, वो भी स्फेरिकल सर्कुलर होता है। और ये हमारा डीएनए है, ये बड़ा सा हमारा डीएनए है। तो पहले तो डीएनए को क्या किया हम लोगों ने, इस डीएनए को हम लोगों ने स्मॉल पीस में बांट दिया और इसको इसमें अलाइन कर दिया। जब अलाइन करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ करके ये इस तरह से हो गया तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर। ये हो गया हमारा वेक्टर, ये हमारा वेक्टर हो गया, यानी कि ये हमारा वेक्टर। एंड साथ ही साथ जब डीएनए चल गया तो ये हो गया क्लोन, यानी क्लोनिंग कर दिए हम लोगों ने। अब क्लोन को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करा करके नंबर ऑफ पीस बढ़ा लेंगे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पीस बढ़ जाएगा तो उसका स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं एम्पलीफिकेशन। तो क्लोनिंग, यानी ये जो क्लोन है, तो क्लोनिंग रिजल्ट इनटू द क्लोन वेक्टर the clone vector result into amplification, the cloning vector result into amplification, the cloning vector result into amplification। वो किसमें, तो वो एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है। ओके, एंड ईच ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट उसमें आ जाएंगे। अब देखिए, जो कॉमनली यूज होस्ट है वो कौन कौन से हैं। कॉमनली यूज होस्ट जो होते हैं वो अभी बताया था मैंने आपको, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, द कॉमनली यूज्ड होस्ट इज बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो वो कौन कौन से हैं, तो वह है आपका बेटा बैक्टीरिया और ईस्ट है। ठीक है, तो अब इस वेक्टर को क्या कहेंगे, एंड वेक्टर इज कॉल्ड बैक, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, या फिर उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक, या इसी का नाम है यैक। ओके, बैक एंड यैक, ये हो गया, अंडर ब्रैकेट कर दिया हम लोगों ने। तो बैक एंड यैक जो है वो उसी को कहते हैं। ओके, अब जो फ्रैगमेंट है, जो फ्रैगमेंट जो है, जो सीक्वेंस किए थे,
उसको हम लोग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। द फ्रैगमेंट डीएनए, यानी जो फ्रैगमेंट तैयार हुआ था किससे, जो क्लोनिंग करने से जो तैयार हुआ था, उसको सीक्वेंस करेंगे ऑटोमेटेड, जिसको डेवलप किए थे सेंगर। अभी हम बताए थे ना, नाम लिए थे ना सेंगर मेथड, तो वो एक मेथड है जिसका नाम है सेंगर, जो सेंगर साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। ओके, तो द फ्रैगमेंट आर सीक्वेंस्ड बाय द फ्रैगमेंट आर sequenced by automated DNA sequencing, automated DNA sequence, automated DNA sequence which is developed by फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, कॉल्ड सेंगर मेथड। सेंगर जो है वो प्रोटीन में डीएनए के सीक्वेंस को निकालने के लिए भी डेवलप कर चुके थे। Sanger also developed to identify amino acid in प्रोटीन। तो कौन से डीएनए में कौन सा प्रोटीन है, कौन से प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए सेंगर मेथड का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस जो है वो कहने का मतलब हुआ बेटा कि ये जो सीक्वेंसिंग है, तो वो सीक्वेंसिंग हम लोगों ने इतना आसान नहीं है। अब यहां पर जो ये जो टुकड़ा टुकड़ा डीएनए बना बैक्टीरिया के अंदर में, क्योंकि हमने छोटा छोटा पीस करके डाला था, अब इनको आपस में जोड़ करके और इनका इंफॉर्मेशन निकालना था, इनको आपस में अलाइन करके और इंफॉर्मेशन निकालना था। तो इसी को कहेंगे एनोटेड सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो एनोटेशन का मतलब यही हुआ, एनोटेशन सीक्वेंस। थोड़ा इसको अच्छे से कर देंगे, यानी तो ये जो स्मॉल पीस था, इनको आपस में जोड़ने का काम और जोड़ करके इनसे इंफॉर्मेशन निकालने का काम जो है वह एनोटेशन सीक्वेंसिंग है। ओके, तो द अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वाज नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं द अलाइनमेंट ऑफ this sequence was humanly, यानी ह्यूमन के हिसाब से नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीस बने होंगे और सबको फिर जोड़ करके उनसे इंफॉर्मेशन डेटा। तो चलिए, ये सारा चीज तो हम लोगों ने देख लिया है। अब उसके बाद में हम लोगों को साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम देखना है, यानी ह्यूमन जीनोम के क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं। ओके, तो अब हेडिंग देंगे हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। देखिए, इसमें फटाफट एकदम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पॉइंट वाइज करके एकदम छोटे छोटे पार्ट में लिख लेंगे, बस दैट इज इनफ। ओके, तो साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम में देखो, जो एस्टिमेटेड जो
जो टोटल नाइट्रोजिनस न्यूक्लियोटाइड के जो बेसेस हैं वो लगभग 3167.4 के लगभग में नाइट्रोजिनस 7 मिलियन नाइट्रोजिनस बेस थे, न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल कितना 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड bases are identified। कितना, इतने सारे, इतना नंबर में क्या हुआ है, वो आइडेंटिफाइड हुआ है। ठीक है, किसमें, इन ह्यूमन जीनोम में। ओके, एवरेज जो जीन होता है, सेकेंड पॉइंट, जो एवरेज जीन है, एवरेज जीन हैज 3000 बेसेस, यानी एवरेज एक जीन में 3000 क्या होते हैं, वो बेसेस हो जाए। बट जो साइज है, बट साइज वैरीज, लेकिन इसका साइज वैरीज करता है। ठीक है, जैसे देखो लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है, डिस्ट्रोफिन उसमें लगभग 2.4 मिलियन बेसेस हैं, एंड स्मॉलेस्ट जीन TDF है, उसमें लगभग, उसमें कितना, सिर्फ 14 बेसेस हैं। डिस्ट्रोफिन में कितना, डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन बेसेस एंड स्मॉलेस्ट जीन TDF हैज 14 बेसेस, हैज 14 बेसेस। तो नंबर कितना ज्यादा, साइज कितना ज्यादा वैरी किया, आप देख सकते हैं। ओके, और जो नंबर ऑफ जीन है, यानी टोटल नंबर ऑफ जीन इज 30,000, कितना, लगभग 30,000 है। विच वाज मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेशन। प्रीवियस एस्टिमेशन क्या था हमारा, कि लगभग 80,000 से लेकर के 1,40,000 तक होगा। प्रीवियस एस्टिमेशन 80, हम ऐसा मानते थे कि हमारे सेल में कितना जीन है, 80,000 से लेकर के 1,40,000 तक है, लेकिन निकला कितना टोटल जीन, तो 30,000 जीन ही निकला है। ओके, अभी तक के जो स्टडी हो गए हैं। ओके, कहता है कि जो 99.9% जो जीन है, सीक्वेंस है, वो सभी में, हमारे में, आप में, सब में सेम होता है। 99.9% सभी में सेम होगा। जितने पूरे वर्ल्ड के होमो सैपियंस सैपियंस यानी ह्यूमन बींग्स हैं, सभी में क्या होगा, 99.9% सभी में सेम होंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट 99.9% bases are similar in all person। सभी पर्सन में क्या है, ये सिमिलर हो जाता है। ओके, कहते हैं कि अबाउट 50%, जो टोटल 30,000 है, उसका सिर्फ 50% जीन का फंक्शन हमें पता है। बाकी 50% यानी 15,000 जीन क्या करता है, 15,000 या उससे ज्यादा, उसका क्या फंक्शन है, ये अभी तक हम नहीं जानते हैं, नॉट नोन। ओके, तो अबाउट 50% डिस्कवर जीन इज अबाउट 50% ऑफ discovered gene function is unknown। लगभग 50% जीन का फंक्शन जो है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता है, फंक्शन इज अननोन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
50% का तो क्या फंक्शन है वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि ओनली 2% टोटल जो हमारा सीक्वेंस है उसका सिर्फ 2% पार्ट ही जो है वह प्रोटीन को कोड करता है। ओनली 2% बेसिस जो ओनली 2% आर कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन। सिर्फ 2% ही जो है वह प्रोटीन को कोड करता है, बाकी नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? तो रिपीटेड सीक्वेंस make a very large portion, make up very, क्योंकि हमारे सेल के डीएनए में रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज्यादा है। रिपीटेड सीक्वेंस कहने का मतलब बेटा यहां पे समझा देता हूं मैं। ठीक है, पहले लिख लो तो ऊपर समझाता हूं मैं। ओके, तो रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप repeated sequence make up very large portion। रिपीटेड सीक्वेंस वो सबसे हमारे डीएनए का सबसे लार्ज पोर्शन को क्या करता है? कवर अप करता है। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, उसके बाद में अब हम ऊपर लिखते हैं। अब आपको बताते हैं रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ। रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब क्या है? देखिए, रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब है ये डीएनए है। ठीक, ACC, GC, AAC, C और T। ठीक है, देखो ACC ऐसा सीक्वेंस बार बार जो रिपीट होता है उसको कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। नॉट ओनली AAC, कुछ भी हो सकता है। GC हर कुछ इंटरवल के बाद GC बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। तो हमारे डीएनए में जो रिपीटेड सीक्वेंस है वही लार्ज पोर्शन को कवर करता है। अब ये किसी चीज को कोड नहीं करता है, क्योंकि कोड करने के लिए सिर्फ 2% जीन है, तो बाकी का काम क्या है? इतना बड़ा डीएनए क्यों है? तो ऐसा मानते हैं कि वह जो है वही इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी जैसे जैसे इवोल्यूशन आते चला जाएगा उसमें कुछ म्यूटेशन होगा, कुछ चेंजेज आएंगे, तो आने वाले 10,000 साल के बाद कैसा होगा होमो सैपियंस सैपियंस ये नहीं पता है। तो वो शायद वही जो जीन है उसमें कुछ इवोल्यूशन होता है, जिस म्यूटेशन होता है जिससे कुछ इवोल्यूशन होता है। ओके, तो ये रिपीटेड सीक्वेंस समझ गए। तो क्या कह रहा है? तो रिपीटेड सीक्वेंस आर अ स्ट्रेच ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस आर a stretch of repeated sequence are a stretch of DNA are repeated a stretch of DNA repeated a stretch of DNA are a stretch of DNA are repeated many times। तो ये जो सीक्वेंस है वो मेनी टाइम्स रिपीटेड होता है। तो कहते हैं कि सम टाइम्स कितना 100 to 1000 टाइम्स हो सकता है। ऐसा सीक्वेंस 100 to 1000 टाइम्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वो पॉइंट नंबर क्या था वो आगे आप कर लीजिएगा। आई थिंक ये 8 हो जाएगा। ओके, ये 9th पॉइंट हो जाएगा। जो भी पॉइंट है वो आप अपना सीक्वेंस में आप कर लीजिएगा। तो कहते हैं जो क्रोमोजोम
वन हैज मोस्ट जीन, कितना जीन हो सकता है इसमें? तो 2968। एंड क्रोमोजोम वाई हैज फ्यूएस्ट। तो वाई हैज फ्यूएस्ट का मतलब क्रोमोजोम 1 में 2968 है, तो वाई में सिर्फ फ्यूएस्ट 231 जीन, फ्यूएस्ट जीन। ओके, फिर उसके बाद 10 नंबर का पॉइंट देखिए, फ्यूएस्ट जीन हो गया। अब कहते हैं 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं, कितने? 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंजेस होते हैं। 1.4 मिलियन प्लेस, साइट या बेस, ऐसे प्लेस हैं, पोर्शन है जहां पर एक बेस पेयर का सिर्फ चेंजेस होता है, बाकी सब सेम होगा। तो वो बार 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 वही चेंजेस, तो इसीलिए कहते हैं ये कि क्या? तो अबाउट 1.4 मिलियन location where about 1.4 million location where single base DNA differences occurs, okay, in human. This is known as उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी SNPS, इसी को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस्ड एज SNPs। ओके, तो ये होते हैं, यही साइलेंट फीचर्स है, इससे क्वेश्चन रहता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। यही साइलेंट फीचर्स होता है किसके? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये साइलेंट फीचर हो गए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल क्लास में हम लोग देखेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, अब आइए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अब उसकी बात कर ले थोड़ा सा। आपको क्वेश्चन दिया था हमने क्वेश्चन पूछा था क्या? आरबीसी पे हमने पूछा था कि ये हमारा एक आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी है। तो मैच्योर आरबीसी के न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक? चलो ठीक है भाई, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, तो फिर इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी ग्लूकोज जिंदा अगर है आरबीसी, एक बच्चे का आया कि हाफ डेड क्या होता है भाई? पूरा साइंस ही बदल दोगे। क्लास 12th में अगर आप कर रहे हो कि आरबीसी हाफ डेड होता है, कोई ऐसा सुना है कि आधा जिंदा आधा मरा? अरे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब एक गौटी आदमी बोल सकता है, बट बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो लिविंग है तो नॉन लिविंग, या तो लिविंग कंडीशन में है नहीं तो नहीं है। हाफ डेड कुछ टर्म नहीं होता है। आई वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसे टर्म आप क्लास 12 में आकर के भी कर रहे हैं। ओके, खैर चलिए, होता है। तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? पायरुविक एसिड में। कौन? आरबीसी है हमारा। तो चूंकि इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, कौन सा रिस्पायरेशन? एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करने के लिए इसमें वेरियस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। वेरियस, और एंजाइम किससे बनता है? तो जीन से। यूकारियोटिक सेल का जीन कहां होता है? तो न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस ही गायब है, तो ये एंजाइम कैसे बनाया?
हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन ये था। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एनारोबिक रिस्पायरेशन का नेट से निकाल के उसका फोटो मुझे सेंड कर दिया। अरे भाई, आपका प्लांट फिजियोलॉजी में रिस्पायरेशन टॉपिक हो चुका है और ब्रीदिंग भी हो चुका है, उसमें पूरा बता चुके हैं बार बार कि आरबीसी या कहीं पर भी, ये तो आपको पता ही है कि आरबीसी में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। एनारोबिक मतलब ग्लाइकोलाइसिस तो सभी लिविंग सेल में होंगे, तो फिर ये भेजने की जरूरत क्या थी। हमारा क्वेश्चन था कि हाउसकीपिंग, इसमें जब न्यूक्लियस नहीं है तो हाउसकीपिंग जीन भी नहीं होगा, और जब हाउसकीपिंग जीन नहीं होगा यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम नहीं बनेगा, फिर भी ये ग्लाइकोलाइसिस कैसे करता है। एक्चुअल क्वेश्चन ये था हमारा। तो अब उस चीज को समझिए कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस गायब कब होता है, जब वह मैच्योर होता है। बात ये टर्म है तो इसीलिए लिखा जाता है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, न कि इमैच्योर आरबीसी। तो जब ये आरबीसी अनमैच्योर होता है यानी प्रिमिटिव होता है, तो प्रिमिटिव आरबीसी में ये क्या कर लेता है, प्रिमिटिव आरबीसी में यानी कि जब अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, यानी आप कह सकते हैं इमैच्योर आरबीसी। तो जब उस समय होगा तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होगा तो इसका क्या होगा, डीएनए होगा, और उस समय ये अपने डीएनए से क्या बना लेगा, एमआरएनए, और ये एमआरएनए बन करके क्या बना देगा, एंजाइम। एंड दैट एंजाइम आर यूज किसमें, ग्लाइकोलाइसिस। तो जब तक ये एंजाइम रहेगा ये ग्लाइकोलाइसिस करेगा और ये जिंदा रहेगा। इसीलिए इसका लाइफ स्पैन कम होता है, कितना, 120 डेज। जैसे ही एंजाइम खत्म होने लगेंगे उसी तरह ये आरबीसी मरना चालू हो जाएगा। अब समझ गए बात को। तो यानी स्टार्टिंग में ही यह अपना एमआरएनए से एंजाइम बना के रख लेता है, और ये एंजाइम, आप तो एंजाइम जानते हो, एंजाइम रिएक्शन करके फिर फर्दर रिएक्शन में दोबारा यूज होने के लिए चला जाता है। तो जब तक वो एंजाइम सब रहेंगे रिएक्शन को चलाते रहेगा। एंजाइम अगर खत्म हुआ तो आरबीसी मर जाएगा, इसीलिए इसका लाइफ स्पैन कम है। ओके, तो ये हुआ एक्चुअल आंसर। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जो कि किसी बच्चे का अप्रोच नहीं आया। कुछ कुछ बच्चों का अप्रोच बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट फिर भी, लेकिन कुछ का आंसर ही सरप्राइजिंग था, वो भी बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा इस सब बातों को। थैंक यू।